हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। आप मन लगा के ध्यान से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब प्रीलिम्स कुछ महीनों ही दूर है। आप भी से आपको मॉक प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आज है डे 6। इसके पहले मैंने डे 5 तक 5 वीडियोस बना चुकी हूँ। उसमें एमसीक्यूज़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब के फील्ड से। तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जिसका टारगेट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ताकि आप अच्छे से डेली मॉक दे करके यूपीएससी की प्रीलिम्स को जीत सके। जी, आपको यहाँ पे दो बेनिफिट होने वाली है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट, आप थोड़ा थोड़ा करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में अननोन क्वेश्चन आ जाते हैं, बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप अलर्ट रहेंगे, आपकी सॉल्विंग पावर अच्छी होगी, तो आप अननोन क्वेश्चंस को भी हल कर सकेंगे। सेकेंड, यहाँ पे मैं पीवाईक्यू मतलब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करवा रही हूँ, ताकि आप की जो तैयारी है ना, वो सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेटेड हो। इधर उधर के क्वेश्चंस ना लाके हम यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी थोड़ी टाइम बाकी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में पहले तो जो आपको नहीं आ रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स की एक कॉपी बनाएं, वहाँ पे लिखें यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो भी आपको टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं या आपके मॉक में गलत हो रहे हैं, उसे अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें। और कभी भी आपको टॉपिक्स क्लियर करने हो तो पहले तो बेसिक बुक्स से जाइए। अगर वो करंट अफेयर्स के हैं तो आप गूगल, विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये डेली एमसीक्यू का सीरीज़, जहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी यूपीएससी जीत की। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। ये मैं क्वेश्चंस हिंदी में नहीं ला रही हूँ, क्योंकि हिंदी में कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो अगर आप हिंदी भाषी हैं तो भी आप इसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अंत में बताएं कि आपके मैक्सिमम कितने सही हुए हैं। अगर आपके मैक्सिमम आंसर सही हो रहे हैं तो आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, बट अगर नहीं हुए तो भी आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें, जो गलत हुए अपने यूपीएससी नोट्स में इंक्लूड करें, इसे बैठ कर देखें, कॉपी पेन ले करके देखें, ताकि आपको पता रहे कि कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, क्या आपको नोट्स में और इंक्लूड करना चाहिए। आपको पता है, अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। बच्चे सब पढ़ाई छोड़ करके बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जुट जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यूपीएससी में सिर्फ बजट और सर्वे से ही नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी में बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले बताया है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एंड पैटर्न, इस नाम से मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी क्यूरीज कुछ हो तो भी आप उसे बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखना है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसमें देखिए, आज मैं ये इकोनॉमिक का कराऊंगी। जो हमारा इकोनॉमी है उसमें हम फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करते तो बेसिक भूल जाते हैं। बट आज आप देखेंगे कि यूपीएससी फैक्ट्स के ऊपर नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूपीएससी को क्लियर करना है ना, तो आपको दो चीज़ें ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करनी है। वो है अलर्टनेस, अवेयरनेस। आप कहीं चाहे लिख सकते हैं अलर्टनेस, अवेयरनेस। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आपको अपडेटेड रहना है, बट अपडेटेड रहने के लिए आपको 2-3 घंटे न्यूज़ में या यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, एक वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फटाफट पढ़ लीजिए, स्किप कर करके आप अपडेटेड हो जाएंगे। बट अपनी बेसिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। बेसिक्स मेन है। मैंने एनसीईआरटी भी कवर कराई है, जो जो इम्पोर्टेंस है आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आपके सामने है विच वन ऑफ द, पहला नंबर जो यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ये अभी बहुत पुराने पैटर्न नहीं है, ये नए पैटर्न है।
तो आपको ध्यान से इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्स टू बी पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। यहाँ पे आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी के ऑप्शंस जो होते हैं आंसर के, वो इतने लेंदी होते हैं कि हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, जैसे मेंस में होता है। तो आपको हमेशा अंडरलाइन करते हुए जाना है। हाँ, ये डिजिटल है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप फिजिकल पेपर लेते हैं या फिजिकली मॉक देते हैं या आपके बुक्स के पीछे रहते हैं, तो आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। स्टेरलाइजेशन जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्टिविटीज़ है। इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। सी, डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डी, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो स्टेरलाइजेशन है उसका जो एक्टिविटीज़ है वो है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिकॉज मनी सप्लाई है ना, उसे ये स्टेबल रखता है। फॉर एग्जांपल, आरबीआई टू कीप द मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होते रहते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे आपने पढ़ाई कर ली है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए आए हैं। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और बाकी आप बेसिक बुक्स को ही रेफ़र करें। मैंने बार बार कहा, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें बार बार, और जो गलत हो रहे हैं उसे आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें। और आप देख रहे हैं कि यूपीएससी फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। आपके सामने सेकंड नंबर है जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। आप यहाँ ऑप्शन ऊपर है 1 से 5 तक, बट पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये होती है टेक्निक यूपीएससी प्रीलिम्स में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंशियल पॉपुलेशन कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द एबव एज क्राइटेरिया अदर दैन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस के अलावा कौन से हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन है 15th फाइनेंस कमीशन के? ऑप्शन नंबर ए 1, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। 2, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। 3, गवर्नेंस रिफॉर्म। 4, स्टेबल गवर्नमेंट। 5, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, बी ऑप्शन ए ओनली 2, बी ओनली 3, सी ओनली 4, डी ऑल 5। तो इसमें से कौन से आंसर करेक्ट होंगे? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। तो पहले तो हम इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे 3 और 4। स्टेट 3 नंबर गवर्नेंस रिफॉर्म, 4 स्टेबल गवर्नमेंट। ये तो 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसके लिए आपको क्लियर होना ज़रूरी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सही हैं। एक है नंबर 1 डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 5 टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, जिसे इंक्लूड किया गया है विथ पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस के चारों के साथ। समझ रहे आप आपको कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक के सर्वे को और बजट को? इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि किसने सबसे बहुत बार बजट रिप्रेजेंट किया है। ये सब यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछते। आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी ने सीधे सीधे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में ही यूपीएससी ने पूछा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, द सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by State Bank of India by providing microcredit to the financial deprived। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे गांव एरिया में कि लोग कोई भी, जैसे लॉटरी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं आपस में मिल करके पैसा इकट्ठा करती हैं। हर मंथ में कोई 100 रुपए की होती है। इसे मतलब कुछ लोग मिल करके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं ताकि वो
अपने मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसमें कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मतलब चालू किया गया था, क्योंकि गांव में सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, 100 रुपए हो गए या बहुत। तो इस तरह से जब 10 लोग 100 रुपये देंगे तो 1,000 हो जाएगा, तो वो 1,000 किसी एक पर्सन को दे करके उसका काम किया जा सकता है। इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप आज बहुत कारगर हो रहा है। सेकेंड नंबर है, इन अ SHG, all member of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. Option number 3, the regional, rural bank and scheduled commercial bank support SHGs. इसमें से कितने ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3, डी नन। आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें 1 नंबर गलत है, बाकी 2 और 3 ऑप्शन सही है। 1 नंबर इसलिए गलत है क्योंकि इसे नाबार्ड ने प्रमोट किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप 1991 1992 में, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके जो छोटे छोटे अमाउंट में पैसे कमाते हैं। और 2 और 3 सही है। क्वेश्चन 4 जो 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए आप कि कैसे क्वेश्चंस है। पहले आपने इतने लॉन्ग क्वेश्चन देखे, फिर शॉर्ट, फिर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। यूपीएससी इस टाइप्स के मतलब फैक्चुअल कम और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। यहाँ तक कि इकोनॉमी में हम फैक्ट याद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इतना बजट लोकेट हुआ। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू। यहाँ बीटा का मतलब क्या है? ए, द प्रोसेस ऑफ simultaneous buying and selling of an asset from different platform. B, an investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward. C, a type of systematic risk that arises where perfect hedging is not possible. D, a numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. तो बीटा किससे रिलेटेड है? उम्मीद करती हूँ आपने इसे वीडियो को पॉज करके आंसर दिया होगा। बीटा रिलेटेड होता है स्टॉक मार्केट से। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अ न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू है, दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अंडरस्टैंड दैट? अब आपके सामने जो यूपीएससी 2023 में ही पूछा गया था, 2023 में, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। यूपीएससी करेंट अफेयर से पूछती है। फॉर स्कीम्स बहुत सारी पूछ सकती है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाले हैं। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम की वैल्यू पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने निकाले हैं? स्टेट है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, स्कीम का बेनिफिट क्या है, यह वो स्कीम है क्या, मतलब उसके नाम का मतलब का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2023 में न्यूज़ में थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। सेकेंड, मतलब हम डिजिटल करेंसी का यूज़ बिना यूएस डॉलर के और स्विफ्ट सिस्टम के बिना कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज। Second, a digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as time frame for spending it. यहाँ पे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी इसे स्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों ही सही है। डिजिटल करेंसी जो है डिजिटल वर्जन ऑफ फिएट करेंसी, जो हमारे पास करेंसी होती है 10,000 2,000 के जो नोट्स होते हैं, जो करेंसी होती है वो डिजिटल फॉर्म में होगी, जो इजीली पेमेंट को इजी बनाती है। तो अगर आप नहीं जानते तो इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज CBDC अभी न्यूज़ में है, इसकी इम्पोर्टेंस है।
तो आप इसको ध्यान से पढ़ें कि 2024 में 2025 में क्या न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रन कर रहा है। मेनली आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे फैक्चुअल कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं यूएससी। देखिए, इसका मैंने बता दिया कि 2 ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम 6 नंबर में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो यूपीएससी ने 2023 में ही पूछा था। देख लीजिए आप कितनी वैरायटी आ रही है क्वेश्चन में। ये तो लग रहा है कि हम सी सेट की रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये यूपीएससी के जीएस पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। इस तरह से भी यूपीएससी अभी पूछने लगी है। पहले ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, पहले हम ऑप्शन डिलीट करके आंसर तक पहुंच जाते थे, बट अभी नहीं, यूपीएससी ने ऐसे पैटर्न चेंज किए हैं। तो आपको हर तरह से रेडी रहना है। इसीलिए मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ आपको, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक ही वे में जा रहे हैं और यूपीएससी ने बाउंसर दे दिया तो। और यूपीएससी पहले से ही ऐसे देते आई है, बट हमारा फोकस कहीं और है। इसलिए फोकस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे नोट्स हैं, बट यूपीएससी के लिए आपको गाइडेंस मेन है। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को गारंटी कर सकते हैं। देखिए, जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, मतलब ये 23 में पूछा गया है और 2022 में जितने रिपोर्ट आए हैं वो पूछा गया है। मतलब अगर आप 25 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2024 में जो रिपोर्ट आए हैं मेनली उस पर एक बार नज़र डालनी है। इस तरह से हम तैयारी करते हैं। अगर आप 26 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 25 में जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं आपको एक नज़र उस पर रखना पड़ेगा। तो उस रिपोर्ट में हम फैक्चुअल जाते हैं। आप यहाँ से देखिए कि यूपीएससी कैसे कैसे सवाल पूछ रही है, तो आपको अब जब रिपोर्ट पढ़ें तो इन बातों का स्पेशली ध्यान दें। बट हाँ, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते जाएं, बट बेसिक के साथ साथ थोड़ा अपने आप को अपडेट करें कि हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम जवाब दे पाएँ। सेकंड ऑप्शन है, 2022 में जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड sanitation need of almost 18% of world's population living in इस टेरिटरी। तो इसमें कौन से आंसर सही होंगे, कौन से ऑप्शन सही है? स्टेट नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट explanation for statement 1. B, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, बट मैंने ये सारे ऑप्शन इसलिए पढ़े क्योंकि हम जल्दबाजी में, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम रहता है, प्रेशर में आके हम ऑप्शन को भी ठीक से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को भी ठीक से नहीं पढ़ते और हम गलत करके चले आते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ें, प्रॉपर आंसर पढ़ें, प्रॉपर ऑप्शन पढ़ें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इतने % वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिया डज नॉट नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई, मतलब इतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इंडिया को। बट हाँ, पहला वाला ज़रूरी है, राइट है कि इंडिया ज़्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करती, मतलब निकालती है ज़मीन से। क्वेश्चन नंबर 7 जो यूपीएससी ने 2023 में ही पूछा था। आप क्वेश्चन की वैरायटी देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं एक ही एग्ज़ाम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी।
यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी मेन कीवर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि इट प्रोवाइड प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वोमेन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी है, इसका उद्देश्य है कि स्कूलों में और बच्चों को, प्रेग्नेंट वोमेन को कैल्शियम की गोली दी जाए सप्लीमेंटली। सेकेंड नंबर, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। आप चाइल्ड बर्थ के बीच में गैपिंग रखें। 3 इट प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। यहाँ पे पीरियोडिक जो आते हैं उसमें कुछ बताया गया है। ये प्रोवाइड करता है कि पीरियोडिक जो है बच्चों में उसको भी कैसे ठीक किया जाए, जो डिवॉर्मिंग है, मतलब पीरियड टाइम पे नहीं आते। 4 इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट विथ स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिनोफाइसिस एंड फ्लोरोसिस। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ रॉन्ग। यहाँ पे कैल्शियम की सप्लीमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे आयरन की सप्लीमेंट हो रही है। प्रोफाइलेटिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को दिया जा रहा है यहाँ पे कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है पहला। बाकी 2, 3, 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर आप स्कीम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि आप आंसर सॉल्व कर पाएँ। यूपीएससी की खास बात यही है कि वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर दिया रहता है, आपको सिर्फ ध्यान से सॉल्व करके आंसर तक पहुँचना रहता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट और अवेयर रहेंगे और यूपीएससी के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे। ना ज़्यादा डरना है आपको, ना ज़्यादा चिंता करना है। आपका जो काम है आपको वो करना है। आपका काम है पढ़ाई करना मन लगा करके ध्यान से, तो आप वही करिए। 8 नंबर, अगर आपको कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर द्वारा जुड़ सकते हैं और अपनी जीत को पक्का कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। आप बताइए 2023 में ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इट इज़ नंबर 1, इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। मतलब मदरहुड को सेफ किया जाता है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा। सेकेंड, इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी एमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वोमेन। जो गरीब महिलाएं हैं, मतलब पुअर प्रेग्नेंट वोमेन द्वारा का मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। मैटरनल मतलब होता माताओं की जो मृत्यु होती है, जो प्रेग्नेंट रहती हैं। नियोनेटल मतलब जो नवजात बच्चों की डेथ होती है, उसे रिड्यूस करना गरीब प्रेग्नेंट वोमेन के। 3 नंबर, इट्स एम टू प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वोमेन। इनका काम है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करें जो गरीब महिलाएं हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू sick infant up to 1 year of age. Its objective to include providing public health facility to sick infant up to 1 year age. 1 year age तक फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसमें से कौन से आंसर सही होंगे? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3, बिकॉज यहाँ पे 1 नंबर इज़ रॉन्ग। ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग जननी सुरक्षा योजना को लाया गया है। आप ये जानें कि उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में पूछा गया यूपीएससी द्वारा। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। क्वेश्चन, on how many of the above does UNOPS sustainable investment in infrastructure and innovation
S3I मतलब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस फॉर इस इन्वेस्टमेंट। तो जो यूनॉप्स है उसका फोकस कहाँ है? अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। 1, 2 एंड 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी ऑल 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा करते हैं आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ओनली 3 सही है, यहाँ पे रॉन्ग है 2 नंबर। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को नहीं इंक्लूड करती है। यूनॉप्स का काम है अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। UNOPS provide infrastructure, procurement and project management service for a more sustainable world, ताकि सस्टेनेबल वर्ल्ड बन सके। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फोकस किया जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, हेल्थ केयर पे और एनर्जीज़ पे, ताकि हम ऐसी एनर्जीज़ रिन्यूएबल एनर्जीज़ के आप नाम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 जो यूपीएससी ने 2023 में ही पूछा है। आज हमने बहुत सारे यूपीएससी 2023 के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं, कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जा रहा है, कभी ऑप्शन देके पूछ लिया जा रहा है, कभी डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस तरह से तैयारी करें अपनी, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट। यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आंसर जाए। कैपिटल मार्केट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, 2 कॉल मनी मार्केट, 3 ट्रेजरी बिल मार्केट, 4 स्टॉक मार्केट। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी ऑल 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, बिकॉज कैपिटल मार्केट इंक्लूड करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। और यहाँ पे ऑप्शन 2 कॉल मनी मार्केट और ऑप्शन नंबर 3 ट्रेजरी बिल मार्केट इज़ अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो आपका कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बातें कही जाती हैं या वहाँ पे काम हो रहे हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की, तो वो है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को डील करता है। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी वेरी सिंपल, बट हम इसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं सोच सोच के कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, फैक्चुअल। आपने अभी तक देखा कि एक भी फैक्चुअल या डाटाबेस क्वेश्चन नहीं आया है, ओनली कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन आए हैं। तो बी अवेयर, बी अलर्ट। 11 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने फिर से 2023 में पूछा है, स्टेटमेंट बेस। Consider the following statement. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hike. जब आफ्टर पैंडमिक मतलब पोस्ट पैंडमिक मतलब पैंडमिक के बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है ताकि मार्केट से मनी को खींचा जा सके। क्योंकि मार्केट में जब पैंडमिक आई तो मार्केट में पैसे को डाला गया ताकि मार्केट क्रैश ना हो जाए। बट जब आप आफ्टर पैंडमिक मतलब पैंडमिक ख़त्म हो गया, सब चीज़ें पटरी पे आ गई, उसके बाद सभी सेंट्रल बैंक ने अब इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब है कि मार्केट से मनी को शक कर लेना, खींच लेना, ताकि वो और भी इन्फ्लेशन ना बढ़े। स्टेटमेंट नंबर 1 इन द ये तो पढ़ लिया हमने। सेकेंड नंबर, central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। मतलब पॉलिसी सेंट्रल बैंक सोचती है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आप वीडियो पॉज करके हमें बताएं। आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। तो इसमें मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको पता हो गया है
कि इसके ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा जाने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। एक्चुअली 2023 में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, पढ़ते पढ़ते ही टाइम ख़त्म हो गए थे बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि पहले हम एलिमिनेशन द्वारा ला सकते थे, बट यहाँ पे आपको श्योरिटी होनी चाहिए थी कि आपको पता है कि नहीं, स्टेटमेंट 1 के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, 2 के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, मतलब इसलिए बहुत टफ माना गया था 2023 के क्वेश्चन पेपर को। आप खुद देख पा रहे हैं कि कितने लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ते पढ़ते ही टाइम हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेकर के। स्टेटमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvIT distribute to their investor in exempt from tax but the dividend is taxable. Statement number 2, InvIT are recognized as borrowers under the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। मतलब ए नंबर है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। सेकंड है जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है बट एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। सी नंबर है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। डी इज़ स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए आपको कीवर्ड को देखते हुए चलना है। अगर आप अंडरलाइन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आप डिजिटली अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या मॉक दे रहे हैं तो ये थोड़ा करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी ट्राई ज़रूर करें। आप अपने नोट्स में हेडिंग डालें, कीवर्ड डालें और उससे रिलेटेड बातें छोटे शॉर्ट्स करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और 2 जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो इनविट है वो एक इनकम टैक्स है। डज नॉट मैटर वेदर यू हैव अर्नड इंटरेस्ट और डिविडेंड। इसमें सिर्फ है ये इनकम टैक्स है, तो बस इसमें आगे पीछे कोई बात ही नहीं है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानती हैं तो इसको ज़रूर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आपका लास्ट क्वेश्चन है 13 जो 2022 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स द्वारा। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इंश्योर करें इसके पहले की सीरीज़ सारे जाके देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप देना चाहते हैं या जो लोग देना चाहते हैं आप उनसे भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। चलिए, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है उससे आप क्या समझते हैं? ए 1 नंबर, एज देयर इज़ एन ऑप्शन to exchange a bond for equity, convertible bond pay a lower rate of interest. Second, the option to convert to equity afford the bondholder a degree of indexation to rising consumer price. Convertible bond मतलब क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे है देयर इज़ एन ऑप्शन टू एक्सचेंज अ बॉन्ड फॉर इक्विटी कन्वर्टिबल बॉन्ड। आप कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में क्लियर रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट बेसिक बुक से ज़रूर क्लियर करें। कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब कन्वर्ट करना बॉन्ड्स को। देयर ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। इक्विटी के लिए आप बॉन्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं।
पे आ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। द ऑप्शन इज कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर आर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एमसीक्यू के साथ। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बट करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।